एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। लेकिन महाराणा कुंभा को पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? महाराणा हम्मीर, महाराणा हम्मीर के बाद महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह के बाद हमने देखा था महाराणा लाखा, महाराणा लाखा के बाद महाराणा मुगल। ये सब हमने पढ़े थे कल। जो महाराणा हम्मीर है वो थे राणा शाखा के संस्थापक। राणा शाखा की स्थापना किस प्रकार से हुई है? राणा शाखा से पहले मेवाड़ राजवंश में कौन सी शाखा थी? रावल शाखा। रावल शाखा। और रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। जो रावल रतन सिंह की जो मृत्यु है किस प्रकार से हुई थी? रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई थी चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ है 1303 ईस्वी में। क्यों हुआ है? इसका कारण है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चित्तौड़ पर आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह और यहाँ की रानी थी पद्मिनी। तो पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में जौहर हुआ है, जबकि रावल रतन सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ में केसरिया हुआ था। और इन दोनों एक्टिविटी को मिलाकर हम बोलते हैं शाखा। इसलिए चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ है 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह शासन करते थे। ओके। और इसके बाद जो चित्तौड़ दुर्ग है वो चला गया था खिलजी के अधीन। ओके। जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर अपने पुत्र थे और पुत्र का नाम था खिज्र खां। खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप दिया गया और चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके कर दिया था खिजराबाद। क्या नाम किया गया है? खिजराबाद। लेकिन जो खिज्र खां है वो 1303 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक तो चित्तौड़ में रहता है। उसके बाद ये वापस दिल्ली चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। ओके। उसके बाद चित्तौड़ का प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सौंप दिया जाता है मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा कौन है? मालदेव सोनगरा है एक चौहान, जो जालौर के चौहान शाखा से संबंधित है। जालौर विजय की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में। जैसे ही जालौर विजय की गई थी उस समय जालौर का शासक था कान्हड़देव। कान्हड़देव चौहान जालौर का शासक था और उसका पुत्र था बीरमदेव। बीरमदेव और जो कान्हड़देव है दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो कान्हड़देव का छोटा भाई था मालदेव सोनगरा, जिसे मूसाला मालदेव भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के बदले अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन मालदेव या फिर मूछाला मालदेव, मालदेव सोनगरा, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी होता है जैसा। जैसा यानी कि अब चित्तौड़ का प्रशासन किसके पास है? जैसा के पास। लेकिन जैसा को हराकर हम्मीर के द्वारा चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया जाता है 1326 ईस्वी में। ओके। 1326 ईस्वी में जो महाराणा हम्मीर है उसके द्वारा जैसा को हराकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया जाता है और इस प्रकार हम्मीर के द्वारा राणा शाखा की स्थापना की जाती है। राणा या महाराणा शाखा की। तो चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ राजवंश का पहला महाराणा कौन होगा? हम्मीर। हम्मीर कौन था? हम्मीर था सिसोदा का जागीरदार। सिसोदा का जागीरदार, सिसोदा गांव का जागीरदार था। और हम्मीर के पिता थे हरि सिंह। पिता कौन थे? हरि सिंह। और इनके दादा थे लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह और जो हरि सिंह थे ये दोनों 1303 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य, उसमें मारे गए थे। और सिसोदा का जागीर कौन था? हम्मीर, महाराणा हम्मीर, जिन्होंने जैसा को पराजित करके चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया। और हम्मीर का शासन काल होता है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक। हम्मीर के बारे में और जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनकी एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन।
विषम घाटी पंचानन यानी कि विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। और ये उपाधि दी गई है यानी कहाँ पर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और इसके अलावा जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया क्या है, गीत गोविंद की टीका है जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। इसमें इसी उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन की। जबकि कर्नल टॉड ने इसे कहा है, जो महाराणा हम्मीर है उसे कर्नल टॉड ने कहा है अपने समय का प्रबल हिंदू शासक। प्रबल हिंदू शासक किसने कहा है, कर्नल टॉड के द्वारा। ओके, तो महाराणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी, इन्होंने जो मालदेव चौहान के बेटे जैसा से चित्तौड़ को विजित किया है। इसके अलावा इनकी उपाधि है विषम घाटी पंचानन और अपने समय का प्रबल हिंदू शासक। दूसरा जो महाराणा था वो था महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह, जिसे हम महाराणा खेतसी भी बोलते हैं, महाराणा खेतल भी बोलते हैं और महाराणा खेता भी बोलते हैं। इनके समय की प्रमुख घटना, इनका कार्यकाल होता है 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। 1382 से 1421 ईस्वी है किनका, सॉरी 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी। इनका कार्यकाल होता है 1364 से 82 ईस्वी। किसका कार्यकाल है, महाराणा क्षेत्र सिंह का। इनके समय की प्रमुख घटना है, इन्होंने क्या किया था, जो मालवा का शासक था, मांडू का जो शासक था दिलावर खा गोरी, उसको पराजित किया है। और जो मेवाड़ और मालवा के मध्य, मेवाड़ और जो मालवा के मध्य जो संघर्ष की शुरुआत है वो किसने की है, मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष की शुरुआत की है किसके द्वारा, महाराणा क्षेत्र सिंह और महाराणा क्षेत्र सिंह खेतल या फिर खेतसी जो भी है उनके द्वारा शुरुआत की जाती है मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत। इसके अलावा इन्होंने बूंदी के जो हाड़ा थे उनको पराजित किया है, हाड़ाओं को पराजित, हाड़ाओं को दबाने का श्रेय भी दिया जाता है महाराणा क्षेत्र सिंह खेता को। इसके समय की एक प्रमुख घटना है, इनकी एक पासवान थी खातिन पासवान। कौन थी, खातिन पासवान। इनका बड़ा बेटा तो था लाखा, लेकिन इनकी एक खातिन पासवान थी और इन खातिन पासवान के दो बेटे थे, चाचा और मेरा, जो आगे चलकर महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा शासक था वो है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा का समय है 1364 ईस्वी से 82। 1364 ईस्वी से 1382 है महाराणा लाखा का समय। और महाराणा लाखा के समय की प्रमुख घटनाओं में, जिनमें से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक है जावर में चांदी की खोज, जावर में चांदी व सीसा की खान, जावर में चांदी और शीशे की खान निकली थी इसके समय में। दूसरे इनके समकालीन घटना है पिछोला झील का निर्माण, और पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिच्चू नामक बंजारे। पिच्चू नामक बंजारे ने करवाया है पिछोला झील का निर्माण। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इनके कुछ विद्वान दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे, संस्कृत में दरबारी विद्वान थे, उनके नाम है जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। क्वेश्चन आता है जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके समकालीन थे या किसके दरबारी विद्वान थे। ओके, इसके अलावा है जो महाराणा लाखा के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने आगे मेवाड़ की राजनीति को प्रभावित किया है, वो है इन्होंने वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह किया था। किससे विवाह किया था, हंसाबाई। अब हंसाबाई कौन थी, हंसाबाई थी मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा, मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा, उनकी पुत्री थी। मारवाड़ के शासक राव चुंडा की पुत्री है कौन, हंसाबाई। और राव चुंडा का एक बेटा था रणमल, इनका दूसरा बेटा भी था और दूसरे बेटे का नाम था कान्हा। कान्हा छोटा था, लेकिन जो रणमल है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लाया था मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चूड़ा के लिए।
कुंवरचूड़ा के लिए विवाह का प्रस्ताव लाया है कौन? रणमल, जो कि रावचूड़ा का पुत्र है। रावचूड़ा कौन है? मारवाड़ का शासक। ओके। रावचूड़ा की बेटी है हंसाबाई, जिसकी विवाह का प्रस्ताव रणमल लाया है कहाँ पर? मेवाड़ में। मेवाड़ में किसके लिए लाया था? कुंवरचूड़ा के लिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, राव जो महाराणा लाखा है उनके द्वारा विवाह की इच्छा जताई जाती है, जिस कारण जो कुंवरचूड़ा है उन्होंने अपनी राजगद्दी से इस कारण उन्होंने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया। और राजगद्दी को त्यागने के कारण जो कुंवरचूड़ा है उसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म पितामह है। मेवाड़ का भीष्म पितामह है या राजस्थान का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म कौन कहलाता है? कुंवरचूड़ा। क्यों? राजगद्दी त्यागने के कारण। ओके। तो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया। क्योंकि इसका एक कारण था। कारण क्या था? कि रणमल ने महाराणा के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त क्या थी? कि जो हंसाबाई है, हंसाबाई से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का अगला महाराणा होगा। तो हंसाबाई और मोकल से जो हंसाबाई और जो महाराणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है मोकल। यानी कि जो मेवाड़ का नेक्स्ट महाराणा कौन बनेगा? महाराणा मोकल। कारण क्या था? बनना किसको था? कुंवरचूड़ा को। जबकि बनेगा कौन? महाराणा मोकल। उसकी वजह क्या थी? रणमल की शर्त। ओके। जे जब जब कुंवरचूड़ा के द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है या राज्याधिकार छोड़ा जाता है तो उससे प्रसन्न होकर महाराणा लाखा ने जो इन्हें कुछ जो कुंवरचूड़ा है उसके लिए कुछ घोषणाएं की है। एक तो उन्हें मेवाड़ के जो शासक होंगे उनका संरक्षक नियुक्त किया था। दूसरा इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ की जो सनदें होती है, जो पट्टे होते हैं, जो परवाने होते हैं, उन पर भाले का चिन्ह अंकित होगा। भाले का चिन्ह का मतलब होता है, भाले का चिन्ह जो है जो चूड़ावत है या फिर कुंवरचूड़ा है उनका प्रतीक था। कुंवरचूड़ा के बलिदान का प्रतीक था। ओके। जो महाराणा लाखा है, लाखा के कुछ पुत्र थे। महाराणा लाखा के पुत्र थे, सबसे बड़ा बेटा था चूड़ा। चूड़ा से छोटा था राघव देव। राघव देव के अलावा दुल्हा, दुल्हा के अलावा डूंगर, डूंगर के अलावा गजसिंह, गजसिंह के अलावा मोकल, मोकल के अलावा बाघ सिंह, मोकल के अलावा बाघ सिंह। और एक और पुत्र था अज्जा, जो कि चूड़ा का भाई था। एक और कौन था? अज्जा। अज्जा, राघवदेव, चूड़ा, दूल्हा, डूंगर सिंह, गज सिंह और बाघ सिंह व मोकल। ओके। और जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो कौन बनेगा? महाराणा मोकल। क्यों? क्योंकि वो हंसाबाई और महाराणा लाखा का पुत्र था। अब हम देखते हैं महाराणा मोकल, सॉरी क्या महाराणा मोकल। मोकल किसका पुत्र था? महाराणा लाखा और हंसाबाई का। महाराणा मोकल का कार्यकाल होता है 1421 से 1433 ईस्वी। 1421 से 1400 ईस्वी महाराणा मुकल का कार्यकाल है। लेकिन जिस समय ये शासक बना था उस समय इनकी उम्र थी 12 वर्ष। 12 वर्ष यानी कि ये अल्पवयस्क था। कौन? महाराणा मुकल। इस कारण इसका संरक्षक बनाया गया था कुंवरचूड़ा को। संरक्षक कौन बना है? कुंवरचूड़ा। लेकिन कुंवरचूड़ा पर संदेह किया है किसने? हंसाबाई के द्वारा। कुंवरचूड़ा पर जो संदेह किया है हंसाबाई के द्वारा, तो कुंवरचूड़ा अपने भाई अज्जा के साथ कहाँ चला जाता है? मांडू। मांडू या फिर मालवा। कौन जाता है? कुंवरचूड़ा किसके साथ? अपने भाई अज्जा के साथ। लेकिन इनका एक और भाई था, उसका नाम है राघव देव। राघव देव को ये मेवाड़ छोड़कर गए थे। जैसे ही कुंवरचूड़ा और अज्जा मांडू चले जाते हैं तो हंसाबाई अपने भाई को आमंत्रित करती है और इनका भाई था रणमल। इनका भाई कौन था? रणमल। किसका? हंसाबाई का भाई था रणमल। और रणमल को नेक्स्ट संरक्षक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रणमल को संरक्षक घोषित किया जाता है, इन्होंने मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। किसने? राव रणमल। राव रणमल ने क्या किया है? जैसे ही जो रावचूड़ा है, रावचूड़ा की मृत्यु के बाद
इनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है कान्हा को। लेकिन राव रणमल ने जो मेवाड़ की सेना की सहायता से कान्हा को मारवाड़ की गद्दी से हटाया और मारवाड़ पर जो नेक्स्ट शासक कौन बना दिया जाता है, नेक्स्ट शासक कौन बन जाता है, राव रणमल। रणमल कहाँ का शासक बन गया है, मारवाड़ का। ओके, जो महाराणा मोकल है उसके समय के कुछ जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्यों में है जैसे चित्तौड़ में इनके द्वारा द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ मंदिर। इसके अलावा जो समीधेश्वर मंदिर है, समीधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसे समाधीश्वर भी बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं, इसका जीर्णोद्धार करवाया है। किसका, समीधेश्वर का। और धनपुर गांव भेंट में दिया है, धनपुर गांव भेंट में दिया है किसके लिए, समीधेश्वर मंदिर के लिए। इसके अलावा जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, उसके चारों ओर परकोटा बनाया है और परकोटा बनवाकर इनको जो परकोटा बनवाकर जो एकलिंग जी मंदिर है उसको दान दिया था या भेंट किया था बांधनवाड़ा गांव, जो कि अजमेर में पड़ता है, बांधनवाड़ा गांव और रामा गांव। रामा गांव और बांधनवाड़ा गांव किसके लिए भेंट किया गया है, एकलिंग जी के लिए। जब समीधेश्वर मंदिर के लिए कौन सा गांव भेंट किया गया था, धनपुर गांव। इसके अलावा इन्होंने जो पुष्कर का बराह मंदिर है वहां पर स्वर्ण तुला दान करवाया है। कहाँ पर, पुष्कर के बराह मंदिर में, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। इसके अलावा इन्होंने बापी कुंड बनाया है, बापी कुंड बनवाया है। बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था, बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था इन्होंने अपने भाई बाघ सिंह की स्मृति में। और महाराणा मोकल की मृत्यु हुई है, महाराणा मोकल की मृत्यु हुई थी जो इनके जो पितामह थे, कौन, क्षेत्र सिंह। इनकी एक खातिन पासवान थी और इनके पुत्र थे चाचा और मीरा। चाचा और मीरा के द्वारा हत्या कर दी जाती है किसकी, महाराणा मोकल की। चाचा और मीरा के द्वारा किसकी हत्या की जाती है, महाराणा मोकल की। ओके, अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट शासक है आज की क्लास में जिसे हम पढ़ेंगे वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। कब से कब तक है, 1433 से 1468 ईस्वी। ओके, महाराणा कुंभा किसके पुत्र थे, महाराणा मोकल के। इनकी कुछ उपाधियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपाधियां है, एक है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, राव राय, राणे राय, दान गुरु, दान देने वाला, हाल गुरु, कौन सा है, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। चाप गुरु का मतलब होता है धनुर्विद्या विद्या में प्रवीण। इसके अलावा है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य का मतलब होता है नव्य भारत। ओके, कौन सी है, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि दी थी इन्हें जो तत्कालीन समय के मुसलमान सुल्तानों के द्वारा, मुस्लिम सुल्तानों के द्वारा, हिंदू सुल्तान। इसके अलावा तोडरमल, इसके अलावा कौन सी उपाधि है, तोडरमल। तोडरमल का मतलब होता है जिसके पास 3 उपाधियां होती है। तोडरमल के पास कौन सी, गजपति यानी कि हाथियों का स्वामी, अश्वपति यानी कि घोड़ों का स्वामी, और तीसरी होती है नरपति, नरपति यानी मनुष्य के स्वामी। तो गजपति, अश्वपति और नरपति, तीनों उपाधियों को मिलाकर जो उपाधि होती है वो होती है तोडरमल। तो जिसके पास तीनों उपाधियां होती है उसकी उपाधि होती है तोडरमल। तो महाराणा जो कुंभा थी उनके पास तीनों उपाधियां थी, गजपति, अश्वपति और नरपति। इस कारण इनकी एक उपाधि होगी कौन सी, तोडरमल। ये उपाधियां है महाराणा कुंभा की। कौन कौन सी है, महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, दानगुरु, राजगुरु, हालगुरु,
परम गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान, तोडरमल, ये सारी उपाधि किसकी है? महाराणा कुंभा की। अब देखो महाराणा कुंभा के सामने दो मेन समस्याएं थी या फिर प्रारंभिक समस्याएं थी। प्रारंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी? जैसे एक तो इनकी प्रपितामह के कारण उत्पन्न हुई थी, प्रपितामह के कारण, और एक उत्पन्न हुई थी पितामह के कारण। इनके प्रपितामह कौन थे? खेता या फिर क्षेत्र सिंह, जबकि पितामह कौन थे? लाखा। खेता के कारण या महाराणा खेता के कारण या महाराणा क्षेत्र सिंह के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? महाराणा क्षेत्र सिंह की जो उपपत्नी थी, खातिन उपपत्नी थी, जिसके बेटे थे चाचा और मीरा, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? महाराणा मूकल की हत्या की थी। यानी कि महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मूकल की हत्या किसने की है? महाराणा खेता के जो उपपत्नी के जो पुत्र थे चाचा और मीरा के द्वारा। एक समस्या तो इसके सामने ये थी, और दूसरी समस्या उत्पन्न हुई थी पितामह के कारण। पितामह कौन थे? लाखा। पिता कौन थे इनके? महाराणा मूकल। मूकल के पिता कौन थे? महाराणा लाखा। और लाखा ने क्या किया है? लाखा ने वृद्धावस्था में विवाह किया था। वृद्धावस्था में विवाह के कारण जो इनके सामने एक शर्त थी, शर्त क्या थी कि जो महाराणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही मेवाड़ का नेक्स्ट वंशज, नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा। इस कारण होता क्या है, जो कुंवर चूड़ा को राज्याधिकार छोड़ना पड़ता है। कुंवर चूड़ा पर हंसाबाई के द्वारा संदेह किए जाने के कारण वो मांडू चला जाता है, और जो हंसाबाई के द्वारा अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुलाया जाता है और महाराणा मूकल का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये उत्पन्न हुई थी कि जो राव रणमल है, जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके द्वारा मेवाड़ राजवंश है उसमें हस्तक्षेप किया जाता है। मेवाड़ के प्रशासन में हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप किन के द्वारा किया जा रहा है? राठौड़ों के द्वारा। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महाराणा कुंभा के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने की है चाचा और मीरा, चाचा व मीरा की हत्या। चाचा और मीरा की हत्या करने में सबसे बड़ा योगदान है वो है रणमल का। रणमल के द्वारा चाचा और मीरा की हत्या की जाती है। लेकिन होता क्या है, जो चाचा और मीरा कौन थे? महाराणा खेता की उपपत्नी के पुत्र, यानी कि ये दोनों रिलेटेड थे किससे? मेवाड़ राजवंश से रिलेटेड। और चाचा और मीरा की हत्या करने के बाद जो मेवाड़ की जो स्त्रियां होती है, उनकी जो स्त्रियां थी, किनकी स्त्रियां? चाचा और मीरा की। उन स्त्रियों पर, इन स्त्रियों को जो राव रणमल है वो कहाँ पर ले आया था? राठौड़ों के लिए, यानी कि राठौड़ों की सेवा में उपस्थित की थी उन स्त्रियों को जो कि चाचा और मीरा से संबंधित थी। चाचा और मीरा से संबंधित स्त्रियों को राव रणमल ने क्या किया है? राठौड़ों की सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया। और ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? जो कुंवर चूड़ा है, कुंवर चूड़ा और अज्जा, कुंवर चूड़ा और उसका एक भाई अज्जा, वो कहाँ चले गए थे? मांडू। लेकिन उन्होंने अपने एक भाई जिसका नाम था राघव देव, राघव देव को छोड़कर गए थे ये मेवाड़। ये बात जो राव रणमल के द्वारा चाचा और मीरा की स्त्रियों को राठौड़ों की सेवा में प्रस्तुत करना, इसको अच्छा नहीं लगा राघव देव। इस कारण राघव देव और किसके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाता है? रणमल के मध्य संघर्ष। ओके। जब चाचा और मीरा की हत्या कर दी जाती है तो चाचा का पुत्र था एक्का और महपा पंबार, महपा पवार, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों चले जाते हैं मांडू। मांडू कौन कौन चले जाते? एक्का और महपा पवार, अज्जा और कुबरचुंडा ऑलरेडी ही मांडू के सुल्तान की शरण में थे। ओके। जब राठौड़ों की सेवा में मेवाड़ की जो स्त्री, मेवाड़ राजवंश से संबंधित जो स्त्रियां थी, यानी कि जो चाचा और मीरा से संबंधित जो स्त्रियां थी, उनको किसकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है? राठौड़ों की सेवा। जिसके कारण किसके मध्य संघर्ष बढ़ता है? राघव देव और रणमल के मध्य। इसके बाद क्या होता है? राघव देव की हत्या करवा दी जाती है किसके द्वारा? रणमल के द्वारा। रणमल के द्वारा राघव देव की जैसे ही हत्या कर दी जाती है, यानी कि पहली समस्या तो सॉल्व हो चुकी है। कौन सी समस्या? चाचा और मीरा की हत्या, वो हो चुकी है। दूसरी समस्या थी रणमल की समस्या। और रणमल की समस्या किस प्रकार से सॉल्व होती है उसे हम देखते हैं। रणमल की समस्या में सबसे पहले रणमल के द्वारा, यानी कि महाराणा कुंभा को रणमल पर संदेह क्यों हुआ? संदेह के कारण था, सबसे पहले उन्होंने जो राघव देव की हत्या करवा दी थी। तो राघव देव की हत्या, क्योंकि राघव देव
मेवाड़ मेवाड़ में जो सामना करने वाला था, यानी कि रणमल का प्रतिद्वंदी था राघव देव। इस कारण इन्होंने राघव देव की हत्या करवा दी, और राघव देव की जैसे ही धोखे से हत्या करवाई है रणमल के द्वारा, कुंभा को रणमल पर संदेह होगा। रणमल पर संदेह का एक दूसरा और कारण था, तो जो रणमल है उनकी एक प्रेमिका थी, कौन? भारमली। यानी कि भारमली कहाँ की है? मेवाड़ से, यानी कि निवासी है मेवाड़ की, लेकिन ये प्रेमिका थी किसकी? रणमल की। यानी कि जो भारमली है वो सेविका थी किसकी? सौभाग्य देवी की। सौभाग्य देवी कौन थी? सौभाग्य देवी थी महाराणा कुंभा की माँ। ओके, तो सौभाग्य देवी की जो दासी थी कौन? भारमली, लेकिन ये प्रेमिका किसकी थी? रणमल की। इनके द्वारा क्या किया जाता है? भारमली के जो एक दिन भारमली रणमल के पास देरी से पहुंची, तो रणमल ने उससे पूछने पर इन्होंने कहा था कि मैं एक दासी हूँ। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से जवाब दिया था कि आप भविष्य में मेवाड़ की महारानी हो, मेवाड़ की महारानी हो, और बाकी जो मेवाड़ के लोग हैं वो आपकी सेवा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि रणमल इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि भविष्य में मेवाड़ का अधिग्रहण करने का प्लान बना रहा था। और भारमली के द्वारा ये बात आकर कही जाती है हंसाबाई से। किससे कही जाती है? हंसाबाई से। और हंसाबाई ने ये बात बताई थी किसको? महाराणा कुंभा को, जिसके कारण उनका संधि पक्का हो चुका था। अब होता क्या है, जो एक्का और जो महपा पवार थे, जो कि चाचा और मीरा से संबंधित थे, मांडू चले गए थे, ये दोनों वापस महाराणा की शरण में आते हैं और महाराणा से क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करने पर महाराणा ने इनको क्षमा कर दिया और इन्हें अपनी सेवा में रख लिया। लेकिन धीरे धीरे जो एक्का और महपा पवार थे, ये दोनों रणमल के विरुद्ध महाराणा के कान भरने लगे थे। फाइनली क्या होता है, चूड़ा और जो अज्जा थे उनको भी महाराणा ने वापस मेवाड़ बुला लिया था। तो अब मेवाड़ में कौन कौन आ गए थे? चूड़ा है, अज्जा है, एक्का है और महपा पवार है। ये सब कहाँ आ चुके थे? मेवाड़ में। और ये सब किसके खिलाफ थे? रणमल के खिलाफ। फाइनली जो भारमली है, जो कि रणमल की प्रेमिका थी, उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसके माध्यम से इनके द्वारा जो रणमल को शराब पिलाई जाती है। क्या? शराब। और जब वो शराब के नशे में पूरी तरह धुत था, तो उस समय जो रणमल को चारपाई से बांध दिया जाता है। किसके द्वारा? भारमली के द्वारा। भारमली के द्वारा रणमल को चारपाई से बांध दिया जाता है। और फाइनली जो महबा पवार और एका, इन सब के द्वारा जो रणमल की हत्या कर दी जाती है। इस समय रणमल का पुत्र था, और रणमल का पुत्र था कौन? जोधा। रणमल का पुत्र था जोधा, वो भी मेवाड़ में उपस्थित था। तो जोधा यहाँ से भागता है। कौन? जोधा यहाँ से भागता है, और जोधा का पीछा किया जाता है किसके द्वारा? कुंवर चूड़ा के द्वारा। कुंवर चूड़ा के द्वारा किसका पीछा किया जा रहा है? जोधा का। और जोधा आगे, और जोधा भाग रहा है और उसका पीछा किया जा रहा है कुंवर चूड़ा के द्वारा। फाइनली जो जोधा पहुंचता है काहोनी गांव। काहोनी गांव पड़ता है बीकानेर। यानी कि निर्वासन के समय राव जोधा कहाँ ठहरा था? तो उसका आंसर होता है काहोनी गांव। ओके, और इसका पीछा कौन कर रहा था? कुंवर रणमल। जो कुंवर चुंडा, और कुंवर चुंडा के द्वारा जो मंडोर है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कुंवर चुंडा के द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ पुत्र है, जिनमें कुंतल है, माचा है, सूबा है, झाला विक्रमादित्य है, हिंगलू आहाड़ा है। इनको यहाँ का प्रबंध सौंप दिया था। किनको? कुंतल, माजा, सूबा, झाला विक्रमादित्य, इसके अलावा हिंगलू आहाड़ा, इनको प्रबंध सौंप दिया जाता है। कहाँ का? मंडौर का। फाइनली क्या होता है, बाद में हंसाबाई की मध्यस्थता से राव जोधा और कुंभा के मध्य
संधि करवाई जाती है। होता क्या है, एक जो हंसाबाई के आग्रह पर कुंभा ने जोधा को मंडोर पर अधिकार करने की सहमति दे दी और इसकी सूचना हंसाबाई के द्वारा जोधा तक पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा? आसिया चारण डोला। किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? आसिया चारण डोला। यहाँ पर एक कहानी भी होती है। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन किसी जाटनी के घर खाना खाने के लिए गए थे, तो इन्होंने डायरेक्ट हाथ में जो इन्होंने कुछ डायरेक्ट बीच की रोटी खाने से रिलेटेड कुछ कहानी है कि इन्होंने तो उस जो जाटनी थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप भी जोधा की तरह मूर्खता कर रहे हो, जो डायरेक्ट मंडोर को जीतना चाहता है, जबकि उसके आसपास के पहले आसपास का एरिया जीतना होता है और बाद में मंडोर को। तो यहाँ से उसे शिक्षा मिलती है कि वो पहले आसपास के एरिया को जीतेगा फिर मंडोर को जीतेगा। ओके, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि फाइनली मंडोर पर अधिकार कर लेता है कौन? राव जोधा। और इनमें इसकी कुछ लोग सहायता करती है, जिसमें है एक है रावत लोणा और दूसरा है हड़बू सांखला। हड़बू सांखला और रावत लूणा के द्वारा सहायता की जाती है राव जोधा की। किसके लिए? मंडोर को विजेत करने के लिए। और फाइनली हंसाबाई की मध्यस्थता से इन दोनों के मध्य एक संधि होती है और वो संधि है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि है? आवल बावल की संधि। अब अवल भवल की संधि है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये संधि होती है 1453 ईस्वी में। किन किन के मध्य होती है? कुंभा वर्सेस कुंभा और जोधा के मध्य। और इस संधि के तहत राव जोधा के द्वारा अपनी पुत्री है और उस पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया था, जो महाराणा कुंभा के बेटे थे रायमल, उनके साथ। रायमल का विवाह हुआ है किसके साथ? श्रृंगार देवी के साथ। और श्रृंगार देवी के द्वारा एक गौसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है, गौसुंडी बावड़ी। और यहाँ पर इनके द्वारा एक लेख लिखा जाता है, गौसुंडी लेख, जिस पर हमें इस संधि की जानकारी मिलती है। ये भी जानकारी मिलती है कि श्रृंगार देवी किसकी पुत्र थी? जोधा की। ओके, तो श्रृंगार देवी से विवाह किया जाता है, श्रृंगार देवी का विवाह किया जाता है कुंभा के पुत्र रायमल से। और गौसुंडी की एक बावड़ी है, वहाँ पर गौसुंडी शिलालेख है संस्कृत भाषा में, जिससे हमें इन सब की जानकारी मिलती है। तो ये है जोधपुर की समस्या, या फिर जोधपुर की बोल सकते हैं मंडोर की समस्या, या फिर मारवाड़ की समस्या, या फिर रणमल की समस्या। इस प्रकार से इस समस्या से निजात मिला है महाराणा कुंभा की। जो प्रारंभिक समस्याएं थी उनमें पहली थी चाचा और मीरा का दमन कर दिया। इसके अलावा दूसरी समस्या थी रणमल। रणमल की समस्या के साथ हमने जोधपुर की भी जो समस्या थी वो भी देखा है। वो होता क्या है? सबसे पहले रणमल के द्वारा चाचा और मीरा का दमन किया जाता है, लेकिन चाचा और मीरा की जो मीरा से संबंधित जो स्त्रियां थी उन्हें रणमल के द्वारा राठौड़ों की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। राठौड़ों में प्रस्तुत करने के कारण जो मेवाड़ का जो सरदार था, प्रमुख सरदार था, प्रमुख सामंत था, यानी कि जो कुंवर चूड़ा का छोटा भाई था राघव देव, उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि वो स्त्रियां या वो औरतें किससे संबंधित थी? मेवाड़ राजवंश से। फाइनली रणमल के द्वारा धोखे से राघव देव की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण रणमल पर संदेह होता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा के संदेह का दूसरा कारण था भारमली नामक प्रेमिका, जो कि रणमल की थी, लेकिन वो दासी किसकी थी? सौभाग्य देवी की। तो सौभाग्य देवी जो कुछ देर से पहुंचती है भारमली जब कुछ देर से पहुंचती है, तो कुछ महाराणा कुंभा की माँ सौभाग्य देवी की दासी है भारमली। भारमली कुछ देर से पहुंचती है रणमल के पास, जिसके कारण रणमल उससे कहता है कि आप दास भविष्य की महारानी हो। ये बात भारमली के द्वारा सौभाग्य देवी तक पहुंचाई जाती है और सौभाग्य देवी यह बात किसे बताती है? महाराणा कुंभा को, जिससे उनका जो शक है वो पक्का हो चुका था। बाद में इसके बाद क्या होता है? जो महपा पवार और एक्का, जो कि चाचा और मीरा से संबंधित थे, वो वापस मांडू से मेवाड़ आते हैं, महाराणा से क्षमा याचना मांगते हैं। महाराणा के द्वारा उन्हें क्षमा प्रदान कर दिया जाता है और मेवाड़ की सेवा में फिर से रख लिया जाता है। इसके अलावा जो कुंवर चोड़ा है और अज्जा, उन्हें भी वापस मेवाड़ बुला लिया जाता है। बाद में ये सब मिलकर रणमल की हत्या करते हैं। रणमल की हत्या में इनकी सहायता करती है भारमली। भारमली के द्वारा शराब पिलाई जाती है, उसके बाद उसे चारपाई से बांध दिया जाता है, पूर्व उसकी
हत्या कर दी जाती है किसकी, रणमल की। लेकिन रणमल का पुत्र है जोधा, वो भी मेवाड़ में उपस्थित था। वो मेवाड़ से भागा और उसका पीछा कर रही थी कुबड़चूड़ा। कुबड़चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया और जो जोधा है वो कहाँ पर जाकर ठहरा था, कहोनी गांव, जो कि कहाँ है वर्तमान में, बीकानेर में। बाद में मंडोर पर अधिकार कर लिया है कुबड़चूड़ा के द्वारा। कुंतल, महाजा, शुबा, झाला विक्रमादित्य और हिंगलू अहाड़ा को यहाँ का प्रबंध सौंप दिया जाता है। हंसाबाई की मध्यस्थता से तथा महाराणा कुंभा की सहमति से फाइनली जो आसिया चारंडोला नामक एक दूत है, जिसके माध्यम से हंसाबाई का संदेश लेकर जाता है आसिया चारंडोला किसके पास, जोधा के पास। और फाइनली रावत लोहड़ा और हड़बू सांकला की मदद से 1453 ईस्वी में जो जोधपुर पर, मंडोर पर अधिकार कर लेता है कौन, जोधा। और इनके मध्य एक संधि होती है, कौन सी, आबल बाबल की संधि। मध्यस्थता की है हंसाबाई ने। किस किसके मध्य होती है, राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। और जो महाराणा कुंभा का बेटा, बड़ा बेटा था रायमल, इसके साथ शादी की जाती है जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। और इस प्रकार से जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष था उसका अंत हो चुका है। अब महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ विजय की जाती है, विजय या फिर साम्राज्य विस्तार। इसमें देखो पहला तो हो जाएगा कौन सा हमारा, जो पश्चिम की ओर इन्होंने जो विस्तार किया था। पहली है जो मंडोर वाली, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी है बूंदी, सॉरी, दूसरी हो जाएगी सिरोही, बसंतगढ़ और आबू। यहाँ का शासक था कौन, सैसमल। सैसमल ने क्या किया था, जब महाराणा मोकल की मृत्यु हुई थी, सैसमल ने जब महाराणा मोकल की मृत्यु हुई थी तो मेवाड़ की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर इन्होंने जो मेवाड़ के कुछ एरिया थे उन पर अधिकार कर लिया था। किसने, सैसमल। महाराणा कुंभा के द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजा जाता है, उसका नाम क्या था, नरसिंह डोडिया। नरसिंह डोडिया, इसके द्वारा यानी कि इसको सेनापति भी बनाकर भेजा जाता है, सैसमल या फिर सिरोही भेजा जाता है। इन्होंने फाइनली सिरोही को जीत लिया और आबू, बसंतगढ़ और सिरोही को जो आबू, बसंतगढ़ और सिरोही को किसने जीता है, नरसिंह डोडिया, जो किसका सेनापति है, महाराणा कुंभा का। इस प्रकार से सिरोही को विजित किया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। सिरोही के अलावा जो पश्चिमी जो मेवाड़ के जो पूर्वी प्रदेश थे उनमें विजय की है बूंदी को विजित किया है और बूंदी को खिराज गुजार घोषित कर दिया। खिराज गुजार यानी कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इसके अलावा दूसरा है मांडू या फिर मालवा। पूर्वी प्रदेशों में पहला है बूंदी, दूसरा है मांडू। अब मांडू और इनके मध्य संघर्ष क्यों हुआ है, इनके मध्य संघर्ष का कारण था महपा पवार और एक्का, जिनको मांडू के सुल्तान के द्वारा शरण दी गई थी। मांडू में इस समय सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, महमूद खिलजी प्रथम, जो कि महाराणा कुंभा के समकालीन कहाँ का शासक था, मांडू का या फिर मालवा का। इनके मध्य संघर्ष हुआ है। सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, और सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम। लेकिन इसमें जो महमूद खिलजी को पराजित किया जाता है और पराजित करने के पश्चात बंदी बना लिया जाता है। महमूद खिलजी को पराजित किया है और फिर इसे बंदी बना लिया, बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। लेकिन बाद में जो महाराणा कुंभा के द्वारा इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्हें छोड़ने के पश्चात इन्होंने 1443 ईस्वी में फिर से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था और कुंभलगढ़ में इन समय इन्होंने जो बाण माता मंदिर था इसे ध्वस्त किया था और इसकी रक्षा करते हुए जो दीप सिंह शेखावत मारे गए थे, इसकी रक्षा करते हुए दीप सिंह शेखावत मारे हुए थे,
1437 ईस्वी में इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। कौन सा युद्ध कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण किया जाता है, जिसे हम विजय स्तंभ बोल सकते हैं विष्णु ध्वजगढ़, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित था, इसलिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है। विजय स्तंभ का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया है? सारंगपुर युद्ध में जो महमूद खिलजी प्रथम है उसकी विजय के उपलक्ष्य में। उसके पश्चात 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा फिर से महाराणा कुंभा के ऊपर अटैक किया जाता है, और वो किया जाता है कुंभलगढ़, लेकिन कुंभलगढ़ में असफल रहा है। लेकिन कुंभलगढ़ की तलहटी में एक मंदिर बना हुआ है, बाणमाता मंदिर, जिसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दीप सिंह शेखावत, और इन्होंने जो बाणमाता मंदिर है उसे ध्वस्त कर दिया। 1446 ईस्वी में इनके द्वारा फिर से मांडलगढ़ पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये आक्रमण भी असफल रहा। जब ये इतनी बार असफल रहा है तो इसके पश्चात इन्होंने क्या किया है, गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ इन्होंने एक संधि की है, और वो संधि है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि की है किसके साथ? गुजरात का सुल्तान है कुतुबुद्दीन के साथ। अब कुतुबुद्दीन इसके साथ संधि क्यों करना चाहता है महमूद खिलजी प्रथम के साथ? क्योंकि कुतुबुद्दीन को भी मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा पराजित किया जाता है। ओके, और फाइनली 1456 ईस्वी में फिर से इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन और महाराणा जो महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा, लेकिन फाइनली दोनों असफल होते हैं। महाराणा कुंभा फिर से विजयी होता है। अब हम देखते हैं मेवाड़ और गुजरात संबंध। मेवाड़ और गुजरात संबंध। मेवाड़ और गुजरात के मध्य किस प्रकार से मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का कारण क्या था? मेपा पवार और इक्का को शरण देना। महाराणा के द्वारा उनकी मांग करने पर इन्होंने उन्हें नहीं लौटाया, जिस कारण मेवाड़ और जो मालवा के मध्य संघर्ष होता है और इनके मध्य युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम पराजित होता है, और पराजित होने के पश्चात उसे बंदी बना लिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ अथवा विष्णु ध्वजगढ़ की स्थापना की गई है, जो कि 1440 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। लेकिन इसके पश्चात जो महमूद खिलजी को वापस छोड़ दिया जाता है, तथा वह अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है महाराणा कुंभा के ऊपर कुंभलगढ़ पर। कुंभलगढ़ को जीतने में असफल रहा, लेकिन इन्होंने बाणमाता मंदिर जो उनकी तलहटी में कुंभलगढ़ की तलहटी में बना हुआ था बाणमाता मंदिर, उसे ध्वस्त किया है। और यहाँ पर दीप सिंह नामक एक सरदार था, वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात 1446 ईस्वी में इन्होंने फिर से असफल आक्रमण किया है मांडलगढ़ पर। फाइनली एक अपना दूत है ताज खां, उसके माध्यम से गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन, और इन दोनों के मध्य एक संधि होती है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। किसके विरुद्ध होती है? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। और ये दोनों जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसे आपस में बांटने का वादा भी करते हैं, लेकिन फाइनली ये दोनों मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और दोनों को असफल होकर वापस लौटना पड़ता है। अब हम देखते हैं मेवाड़ और गुजरात संघर्ष। मेवाड़ और गुजरात संघर्ष के कारण क्या था? मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष का कारण था, एक तो सिरहुई और दूसरा कारण था नागौर। और मेन कारण था इनके मध्य नागौर। नागौर मेन कारण कैसे था? नागौर का शासक था कौन? फिरोज खां। नागौर का शासक कौन था? फिरोज खां। ओके, अब जो फिरोज खां है उसकी मृत्यु हो जाती है, और नागौर का जो नेक्स्ट शासक बन जाता है शम्स खां। नागौर का नेक्स्ट शासक कौन है? शम्स खां। लेकिन शम्स खां का छोटा भाई था मुजाहिद खां। इन्होंने शम्स खां को उठाकर नागौर की गद्दी पर अधिकार कर लिया, और जो शम्स खां है वो भागकर किसके पास आ जाता है? महाराणा कुंभा के पास। बाद में कुंभा की मदद से शम्स खां नागौर की गद्दी पर फिर से बैठ जाता है, लेकिन कुंभा ने शम्स खां के सामने कुछ शर्तें रखी थी कि आप नागौर के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे और टैक्स देते रहोगे। लेकिन जो शम्स खां है उन्होंने नागौर के जो किला है नागौर किलों की मरम्मत का कार्य स्टार्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा कुंभा के द्वारा नागौर पर अटैक किया जाता है, और जो शम्स खां है वो भागकर किसके पास चला जाता है? फिर गुजरात का सुल्तान है कुतुबुद्दीन के पास।
गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास भागकर चला जाता है। और गुजरात का शासक जो कुतुबुद्दीन था, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, नागौर के शासक कौन है? शम्स नागौर का शासक कौन था? शम्स जो उसकी शरण में आया है, उसकी सहायता करने के लिए महाराणा कुंभा और कुतुबुद्दीन के मध्य संघर्ष होता है, लेकिन जिसमें कुतुबुद्दीन परास्त होता है। परास्त होकर ही वापस आ जाता है कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ से आ रहा है ये वापस? कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ से जब ये अहमदाबाद की ओर आ रहा था तो इस समय बीच में कौन आता है? ताज खां। अभी ताज खां कौन है? ताज खां है जो मालवा का शासक है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी जो कि ऑलरेडी किससे पराजित हो चुका है? महाराणा कुंभा से। तो महमूद खिलजी प्रथम का दूत है कौन? ताज खां। किसके पास आता है? कुतुबुद्दीन के पास। और इनके मध्य संधि होती है कौन सी? फिर चंपानेर की संधि। उस संधि के तहत ये दोनों मेवाड़ को पराजित करने का लक्ष्य घोषित करते हैं और बाद में ये दोनों दो तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा की कूटनीति के कारण इसका फाइनल परिणाम होता है दोनों परास्त होते हैं, असफल हो जाते हैं और वापस लौटते हैं। तो इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा गुजरात और मालवा से संघर्ष हुआ है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का गुजरात और मालवा के मध्य संघर्ष हुआ है। दोनों फाइनली परास्त हो जाते हैं। ये है महाराणा कुंभा का साम्राज्य विस्तार। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों को महाराणा कुंभा के द्वारा विजित किया गया था, लेकिन अब हमें देखना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है महाराणा कुंभा का स्थापत्य। महाराणा कुंभा का स्थापत्य और साहित्य, यानी कि महाराणा कुंभा को कहा जाता है भारतीय स्थापत्य कला का जनक। या राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को कहा जाता है 32 दुर्गों का निर्माता। 32 दुर्गों का निर्माता किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास के द्वारा एक रचना की जाती है वीर विनोद। उसमें महाराणा कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माता कहा है। इनके द्वारा कौन कौन से दुर्गों का निर्माण किया जाता है? इनके द्वारा किया जाता है, एक है बसंती दुर्ग, उत्तर पश्चिमी सीमा बसंती दुर्ग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मेरों का जो प्रभाव है उसे रोकने के लिए इन्होंने बनाया है मचान दुर्ग। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया है। इन्होंने बदनौर के निकट बनाया है वैराट दुर्ग। वैराट दुर्ग बनाया है बदनौर के निकट। इसके अलावा इनके द्वारा जो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया जाता है, किसका? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया जाता है अचलगढ़ सिरोही में। इसके अलावा इनके द्वारा जो प्रमुख दुर्ग है और महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का निर्माण और इसके शिल्पी थे मंडन। इसके शिल्पी कौन थे? मंडन। और जो कुंभलगढ़ का ऊंचा भाग था जहां पर महाराणा कुंभा स्वयं निवास करते थे, यानी कि महाराणा कुंभा का जो निवास स्थान था वो है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। कटारगढ़। और इसके अलावा कुंभलगढ़ में इन्होंने मामादेव का कुंड, मामादेव का कुंड, पृथ्वीराज का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। इसका प्रवेश द्वार कहलाता हनुमान पोल। इसके अलावा कुंभलगढ़ में ओरठ पोल, हल्ला पोल, विजय पोल आदि इनके प्रवेश जो द्वार भी थे। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने किसका निर्माण करवाया है? चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले इन्होंने रथ मार्ग, यानी कि पहले जो सकड़ा मार्ग था उनके स्थान पर रथ मार्ग का निर्माण। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ अथवा विष्णु ध्वजगढ़ है। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है। आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया है। रामकुंड का निर्माण करवाया गया था। जलयंत्र या रहट का निर्माण किया गया है। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किया गया है। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा मीरा मंदिर जो कि एकलिंगी मंदिर था उनका निर्माण करवाया गया है। इनके समकालीन एक मंदिर का निर्माण हुआ है वो है रणकपुर की मंदिर।
बारडोली की शिव मंदिर, सारणेश्वर के मंदिर, इसके अलावा नागदा का सास बहू मंदिर, नागदा में स्थित सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा के समय पर करवाया गया था। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर, चित्तौड़ में सूर्य मंदिर, इसके अलावा अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा के समकालीन है, महाराणा कुंभा के समय पर किया गया था। ये है स्थापत्य। स्थापत्य में क्या देखा है इन्होंने, प्रमुख दुर्गों का निर्माण, महाराणा मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। ये कहाँ है, किसने, वीर विनोद के रचनाकार थे श्यामल दास के द्वारा। इनके द्वारा कुछ प्रमुख दुर्गों का निर्माण करवाया जाता है, जैसे बसंती दुर्ग, मेरू के प्रभाव को कम करने के लिए मचान का दुर्ग, बैराट दुर्ग जो कि बदनौर के निकट था। इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, कुंभलगढ़ दुर्ग 1443 से 59 ईस्वी के बीच किया गया है। इसके शिल्पी कौन थे, मंडन। इसका ऊंचा भाग जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जो कि सादा है, नहीं वो है कटारगढ़, महादेव का मंदिर। इसके अलावा पृथ्वीराज का स्मारक भी यहाँ पर बनाया गया है। इसका प्रवेश द्वार कहलाता है हनुमान पुल। हनुमान पुल के अलावा यहाँ औरठ पुल है, हल्ला पुल है, विजय पुल है, ये भी इनके द्वार है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ को विचित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध किया है। ओके, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में इन्होंने रथमार्ग का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। कुंभशामी मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया है। रामकुंड जलयंत्र या रहट का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण, मीरा मंदिर का निर्माण, रणकपुर के मंदिर इनके समकालीन थे। इसके अलावा बारडोली के शिव मंदिर है, सारणेश्वर का मंदिर है, नागदा में सास बहू का मंदिर भी इनकी के समकालीन है। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर और अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण भी इसी के समकालीन। ओके, अब हम देखते हैं विद्यानुराग। विद्यानुराग यानी कि साहित्य में इनका योगदान। साहित्य में इनका योगदान, महाराणा कुंभा स्वयं एक अच्छे विद्वान थे। महाराणा कुंभा स्वयं एक अच्छे विद्वान थे। इन्हें ये 3 भाषाओं के जानकार थे, मेवाड़ी, कर्नाटी और महाराष्ट्री। मेवाड़ी, महाराष्ट्री और कर्नाटी 3 भाषाओं के खुद जानकार थे। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखी गई है, उनमें है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। इसके अलावा इन्होंने चंडी शतक की व्याख्या की है। किसकी, चंडी शतक की व्याख्या की है, चंडी शतक की व्याख्या। और जो गीत गोविंद है उसकी टीका लिखी है, गीत गोविंद की टीका, और इसका नाम है, किस नाम से लिखी है, रसिक प्रिया। गीत गोविंद की टीका लिखी है रसिक प्रिया, चंडी शतक की व्याख्या की है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध इनके द्वारा ग्रंथ लिखी गई है। मेवाड़ी, कर्नाटी और महाराष्ट्री भाषाओं का जानकार था कौन, महाराणा कुंभा। इसके अलावा ये नाटककार भी था, इन्होंने कुछ 5 नाटकों की भी रचना की थी। इनके जो प्रमुख दरबारी थे मंडन, जो कि इसके शिल्पी भी थे। इनके द्वारा ग्रंथों की रचना की गई है देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। इसके अलावा दूसरी है प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, ये रचनाएं किनकी है, मंडन की, जो कि महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। जो और उनकी जो बुक लिखी गई है वो अधिकांशतः शिल्प शास्त्र पर ही लिखी गई है। जो मंडन है, मंडन का भाई था नाथा, और नाथा के द्वारा लिखी गई है वास्तु मंजरी। वास्तु मंडन लिखी गई है मंडन के द्वारा, जबकि वास्तु मंजरी लिखी गई है नाथा के द्वारा। और इनका पुत्र था, पुत्र का नाम है गोविंद, और इनके द्वारा 3 रचनाएं की गई है। कौन कौन सी है, एक है उद्वार धोरणी, उद्वार धोरणी, कलानिधि, उद्वार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका।
उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका, ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा की गई है? गोविंद, जो कि मंडन का पुत्र था। मंडन का भाई था नाथा, उनके द्वारा वास्तु मंजरी लिखी गई है, जबकि मंडन के द्वारा लिखी गई थी देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे अत्रि और उनके पुत्र थे महेश। इन्होंने किसकी रचना की है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। जबकि जो कान्य व्यास है, कान्य व्यास कौन है? कान्य व्यास के द्वारा लिखा गया है एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये कान्य व्यास। इसके समय के कुछ जैन विद्वान थे, उनके नाम है सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, माणिक और सुंदरगणी। कौन? सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी और भुवन सुंदर सूरी, माणिक और सुंदरगणी किन महाराणा कुंभा के समकालीन जैन विद्वान थे जो उनके दरबार में थे। महाराणा कुंभा के कुछ सिक्के हैं, इनके जो उल्लेख मिलता है हमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का, लेकिन जो सोने और चांदी के सिक्के हमें उपलब्ध नहीं मिलते, सिर्फ उल्लेख मिलता है। जबकि इनके 5 प्रकार के तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, तांबे के सिक्के। और इनके जो सिक्के थे वो चौकोर, यानी इनका आकार कैसा था? चौकोर। 5 प्रकार के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। उल्लेख हमें तांबे, चांदी और सोने तीनों का मिलता है, लेकिन सोने और चांदी के सिक्के हमें उपलब्ध नहीं होते। 5 प्रकार के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं जो कि चौकोर है। इनका आकार कैसा था? चौकोर। महाराणा कुंभा से संबंधित एक और चीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रमाबाई। रमाबाई कौन थी? रमाबाई थी महाराणा कुंभा की पुत्री और इनकी एक उपाधि है बागेश्वरी। उपाधि क्या है इनकी? बागेश्वरी। इनका जो रमाबाई का विवाह किया था जो गुजरात, सोरठ। सोरठ कहाँ पड़ता है? जूनागढ़। यहाँ का शासक था मंडलिक। मंडलिक कौन है? रमाबाई का विवाह होता है मंडलिक के साथ। अब मंडलिक कौन है? ये सोरठ का शासक था। सोरठ कहाँ पड़ता है? जूनागढ़, गुजरात में। ओके। अब महाराणा कुंभा के 11 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र था उदा या फिर उदय सिंह, जो महाराणा कुंभा की हत्या करता है। महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई है? महाराणा कुंभा की मृत्यु होती है 1368 ईस्वी में। किस प्रकार से? इनका जो बड़ा पुत्र था उदा या फिर उदय सिंह फर्स्ट, इनके द्वारा 1368 ईस्वी में मामादेव कुंड में स्नान करते हुए छुरा भोंककर हत्या कर दी है। किसने? उदा या उदय सिंह। इस कारण उदा को कहा जाता है पितृहंता। ओके। महाराणा कुंभा के 11 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र है उदा या फिर उदय सिंह और दूसरा पुत्र है रायमल, जो कि मेवाड़ का नेक्स्ट शासक होगा, नेक्स्ट महाराणा होगा। इनकी 2 पत्नियों के नाम हमें रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलते हैं, और वो है कुंभल देवी और अपूर्व देवी और कुंभल देवी, जो कि महाराणा कुंभा की पत्नियां थी। इनके नाम हमें किस में मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया, जो कि गीत गोविंद की टीका थी। तो ये है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के बारे में हमने क्या पढ़ा है? महाराणा कुंभा की सबसे पहले इनका शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी। इनकी कुछ उपाधियां है: महाराजा धीराज, राब राय, राणी राय, दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, तोडरमल। ये किनकी उपाधियां है? महाराणा कुंभा की। इसकी कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी। इसमें एक तो थी इनके प्रपितामह खेता की उपपत्नी से उत्पन्न पुत्र थे चाचा और मीरा, जिन्होंने इनके जो पिता थे महाराणा मोकल, उनकी हत्या की थी। एक समस्या तो चाचा और मीरा की थी, दूसरी समस्या थी रणमल की, जो कि इनके जो पितामह थे महाराणा लाखा, जिन्होंने वृद्धावस्था में विवाह किया था हंसाबाई के साथ। और हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को किसके संरक्षक के लिए बुलाया था? महाराणा मोकल के संरक्षण के लिए
लेकिन बाद में जो रणमल के द्वारा मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया जाता है। तो दो समस्याएं थी, दोनों का समाधान किया है। रणमल ने हत्या की थी चाचा और मीरा की। चाचा और मीरा के दमन के पश्चात इनके जो सहयोगी थे, ये चाचा के पुत्र थे एका और मेहपा पवार, ये दोनों मांडू चले जाते हैं। महाराणा जो कुंवर चूंडा थे वो ऑलरेडी ही मांडू चले गए थे। कुंवर चूंडा और कौन, उनका भाई अज्जा, जबकि उनका एक और भाई था राघव देव, वो कहाँ था, मेवाड़ में। उसके बाद दमन किया जाता है रणमल का। रणमल का दमन किस प्रकार से किया जाता है, जब चाचा और मीरा की हत्या की थी उसके बाद उनकी जो औरतें थी, उनकी जो उनसे संबंधित जो स्त्रियां थी, उनको लेकर रणमल वापस लेकर आता है और वो राठौड़ों की सेवा में उपस्थित कर देता है। जो रण चाचा और मीरा की जो स्त्रियां थी वो मेवाड़ राजवंश से रिलेटेड थी और राघव देव को यह बात अच्छी नहीं लगी। बाद में क्या होता है, राघव देव की हत्या करवा देता है रणमल, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। राघव देव की हत्या करने के पश्चात जो महाराणा कुंभा को रणमल पर संदेह हो जाता है। यह संदेह तब प्रूव में बदल जाता है, तब मतलब पक्का हो जाता है जब रणमल की प्रेमिका है भारमली, उनकी उनके भारमली के द्वारा सौभाग्य देवी को इस संदर्भ में आगाह कर दिया जाता है और सौभाग्य देवी के द्वारा महाराणा कुंभा को इस संदर्भ में आगाह किया जाता है। जो एका और मेहपा पवार जो कि पहले मांडू चले गए थे, वो वापस महाराणा की शरण में आते हैं और वो महाराणा से शरण मांगते हैं। शरण मांगने के पश्चात महाराणा के द्वारा उन्हें माफ कर दिया जाता है और मेवाड़ की सेवा में फिर से ले लिया जाता है। उसके पश्चात महाराणा कुंभा के द्वारा जो कुंवर चूंडा थे और उनका भाई अज्जा थे, उन्हें भी वापस मेवाड़ बुला लिया जाता है। फाइनली राव रणमल जो कि मारवाड़ का शासक था, उनकी हत्या कर दी जाती है इन सब के द्वारा मिलकर। किसकी सहायता से, भारमली की सहायता से। भारमली ने इन्हें शराब पिलाया और वो इस तरह से चारपाई पर बांध दिया और उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसकी हत्या के पश्चात क्या होता है, जो रणमल है उनका पुत्र था जोधा, और जोधा यहाँ से जो कि मेवाड़ में उपस्थित था, मेवाड़ से भागता है। उसका पीछा करता है कौन, कुंवर चूंडा। कुंवर चूंडा के द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन जोधा कहाँ जाकर ठहरता है, काहोनी गांव। काहोनी गांव वर्तमान में पड़ता है कहाँ पर, बीकानेर। ओके, लेकिन हंसाबाई की मध्यस्थता से और महाराणा कुंभा की सहमति से, महाराणा कुंभा की सहमति और हंसा, अब महाराणा कुंभा ने सहमति क्यों दी, उसका कारण ये है क्योंकि हंसाबाई उसकी दादी थी। इसके अलावा जो रणमल ने क्या किया था, उनके पिता के हत्यारे चाचा और मीरा, उनकी हत्या की थी। और जो मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार में भी सहयोग किया था रणमल ने। लेकिन तो फाइनली जो रणमल का पुत्र था जोधा, वो दर दर भटक रहा था, तो हंसाबाई की मध्यस्थता से और हंसाबाई ने आसिया चारण डोला, आसिया चारण डोला जो कि हंसाबाई का दूत था, किसके पास सूचना पहुंचाई है, जोधा के पास, कि आप मंडोर पर अधिकार कर सकते हो। यानी कि हंसाबाई के सहयोग और महाराणा कुंभा की सहमति से फिर मंडोर पर अधिकार कर लेता है कौन, राव जोधा। राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि होती है और वो संधि होती है आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि के माध्यम से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा तय कर दी जाती है और जो महाराणा कुंभा के बड़े बेटे थे रायमल और राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। ये समस्या हुई मारवाड़ की या फिर मंडोर की, राव रणमल की या फिर जोधा की, ये समस्या फिनिश हो चुकी है। उसके पश्चात हमने देखा था जो सिरोही का शासक था सहसमल, जिन्होंने क्या किया था, महाराणा मुगल की मृत्यु के पश्चात अव्यवस्था का फायदा उठाकर मेवाड़ के कुछ एरिया पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात महाराणा कुंभा ने क्या किया है, नरसिंह डोडिया के माध्यम से नरसिंह डोडिया को भेजा है सिरोही पर आक्रमण करने के लिए, और इन्होंने सिरोही के शासक सहसमल को पराजित किया है, सिरोही का अधिग्रहण कर लिया। ये है महाराणा कुंभा की पश्चिम की ओर विजय। अब हम देखते हैं पूर्व में उन्होंने बूंदी के हड़ाऊ का दमन किया है और इसे करगुजार या खिराज गुजार घोषित कर दिया। दूसरी समस्या थी मालवा। मालवा में कौन था इस समय शासक, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम पर इन्होंने आक्रमण किया है, और इनके मध्य एक युद्ध होता है, वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 ईस्वी में, और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा के द्वारा पराजित किया जाता है। पराजित करके बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाकर चित्तौड़ लिया है। बाद में महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा के द्वारा छोड़ भी दिया जाता है, सारंगपुर के युद्ध के पश्चात और सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। बाद में महमूद खिलजी प्रथम को छोड़ दिया जाता है, जिसके पश्चात उन्होंने फिर से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया है। किसने, महमूद खिलजी प्रथम ने। और कुंभलगढ़ की तलहटी में एक मंदिर बना हुआ था, बाण माता मंदिर,
उसे ध्वस्त किया जाता है किसके द्वारा, महमूद खिलजी प्रथम को। और यहाँ पर एक दीप सिंह सरदार था, उसकी शहादत दी जाती है, यानी कि वो शहीद हो गया लड़ते लड़ते। ओके, वीरगति को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात फिर से 1446 ईस्वी में मांडलगढ़ पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन फिर भी असफल रहा। विवश होकर इन्होंने क्या किया है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ संधि की है, और संधि में मध्यस्थता की है ताज का। ताज का किसका दूत है, महाराणा महमूद खिलजी प्रथम का। और कुतुबुद्दीन ने महमूद खिलजी प्रथम से संधि क्यों की है, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन भी महाराणा कुंभा के द्वारा पराजित हो चुका था। और दूसरा हमने देखा था गुजरात और मेवाड़ के मध्य संबंध। इसमें इसके मध्य संघर्ष का मेन कारण था नागौर। नागौर में शासक कौन था, नागौर का शासक था फिरोज खां। फिरोज खां की मृत्यु होती है, और फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात यहाँ का जो नेक्स्ट शासक होता है वो है शम्स खां। शम्स खां को हटाकर उसका छोटा भाई मुजाहिद खां यहाँ का शासक बनता है, जिस कारण शम्स खां किसके पास जाता है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सहायता की है शम्स खां की, जिससे शम्स खां फिर से नागौर की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। लेकिन महाराणा कुंभा ने कुछ शर्तें रखी थी कि आप नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाओगे, जिसका उल्लंघन किया है शम्स खां के द्वारा, और परिणाम स्वरूप महाराणा कुंभा के द्वारा नागौर पर आक्रमण किया जाता है और नागौर पर अधिकार कर लिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। शम्स खां फिर भागकर किसके पास चला गया है, कुतुबुद्दीन के पास। कुतुबुद्दीन उसकी हेल्प भी करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन खुद परास्त हो जाता है। और कुतुबुद्दीन जब कुंभलगढ़ से कहाँ जा रहा था, अहमदाबाद, उस समय पर जो ताज का, जो कि महमूद खिलजी प्रथम का दूत था, वो आकर इससे मिलता है। इनकी दोनों की मध्य संधि होती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, और ये चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। इस संधि के पश्चात मालवा और गुजरात दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं किस पर, मेवाड़ पर। सॉरी, जो चंपानेर की संधि होती है वो होती है 1456 ईस्वी में। और चंपानेर की संधि के पश्चात मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं कौन, गुजरात और महमूद खिलजी मालवा। गुजरात और मालवा के शासक यानी कि महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन दोनों आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर, लेकिन फाइनली कूटनीति के माध्यम से महाराणा कुंभा के द्वारा इन दोनों को असफल यानी कि परास्त कर दिया जाता है। और ये समस्या हो गई मालवा और गुजरात से संबंधित। अब हम देखते हैं इनका स्थापत्य, महाराणा कुंभा का स्थापत्य या संस्कृति। संस्कृति में हम स्थापत्य और दूसरा है साहित्य। स्थापत्य में हमने क्या क्या देखा है, स्थापत्य में हमने देखा है कि इसे कहा जाता है भारतीय स्थापत्य कला का जनक, किसे, महाराणा कुंभा को। इनके द्वारा कुछ दुर्गों का निर्माण किया जाता है। दुर्गों का निर्माण कौन कौन सी है, जैसे बसंती दुर्ग, दूसरा है मचान दुर्ग मेरू के प्रभावों को कम करने के लिए, बैराट दुर्ग बदनौर के निकट। इसके अलावा इनके द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया जाता है। कुंभलगढ़ का जिसका शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ में मामादेव का कुंड, इसके अलावा पृथ्वीराज का स्मारक भी हमें मिलता है। ओके, और जो कुंभलगढ़ का ऊंचा भाग था जो कि निवास स्थान है, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, कटारगढ़, उसका जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, उसका निर्माण भी करवाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इनके द्वारा जो रथ मार्ग का निर्माण करवाया गया था, कीर्ति स्तंभ अथवा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण, इसके अलावा आदि बराह मंदिर का निर्माण, रामकुंड का निर्माण इनके द्वारा किया गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर, मीरा मंदिर, ये इनका निर्माण भी कहाँ करवाया है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा इनके समकालीन कुछ और मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जैसे रणकपुर के मंदिर, बाड़ौली के शिव मंदिर, सारणेश्वर का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, चित्तौड़ में सूर्य मंदिर और अद्भुत जी का मंदिर, इन सब का निर्माण कहाँ किसके समय करवाया गया है, महाराणा कुंभा के समय। अब हम देखते हैं विद्यानुराग या फिर साहित्य। देखो, महाराणा कुंभा स्वयं एक विद्वान शासक था। इनके द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया की रचना की जाती है। कुछ नाटक भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे जाते हैं। मेवाड़ी, कर्नाटी और महाराष्ट्री 3 भाषाओं का ज्ञाता था। ओके, इनके प्रमुख दरबारी और शिल्पी मंडन, जिन्होंने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन और वास्तु शास्त्र लिखा है। इनके भाई थे, किनके भाई, मंडन के भाई थे नाथा, उनके द्वारा लिखा गया है वास्तु मंजरी। जबकि मंडन के पुत्र थे गोविंद के द्वारा उद्धार तोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है महाराणा कुंभा के समय, और इनकी रचनाकार थे अत्रि और महेश।
कान व्यास के द्वारा लिखा गया है एकलिंग महात्यम। जैन विद्वान थे, इनके कुछ जैन विद्वान दरबारी थे, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर गणित। इनके समय सिक्के हैं, इन सिक्कों में हमें सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्कों का लेख मिलता है, लेकिन हमें सोने और चांदी के सिक्के उपलब्ध नहीं होते, जबकि तांबे के सिक्के उपलब्ध होते हैं। 5 प्रकार के तांबे के सिक्के उपलब्ध होते हैं, जो कि चौकोरा, उनका आकार है चौकोर। इसमें हमें जो महाराणा कुंभा की मृत्यु होती है 1468 ईस्वी में, इनकी बड़े पुत्र है उदा, उनके द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में जो मामादेव का कुंड है उसमें स्नान करते समय शराब होकर इनकी हत्या की जाती है। ओके, इनका जो उससे छोटा पुत्र था रायमल, जो कि मेवाड़ का नेक्स्ट महाराणा बनता है। एक और चीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाराणा कुंभा में, वो है रमाबाई। रमाबाई कौन है? महाराणा कुंभा की पुत्री। इनकी एक उपाधि है बागेश्वरी। इनका विवाह होता है सौराठ, जो कि कहाँ पड़ता है? जूनागढ़, गुजरात का ये शासक था, और इनका नाम है मंडली। रमाबाई की शादी होती है मंडली के साथ। ओके, थैंक यू फॉर